अपन को देखना है स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। एक तो अक्षत नहीं आया, उसकी कॉपी में कुछ कुछ थ्योरी भी लिखी थी। अब जो भी थ्योरी है वो तुम लोग देख लेना। हाँ चलो चलो बंद करो बंद करो। देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व कैसा होता है। देखो स्ट्रेस मतलब पता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक। फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है, मतलब फोर्स रिफॉर्मिंग पर यूनिट एरिया को अपन स्ट्रेस कहते हैं, जो किसी भी चीज़ को यानी डिफॉर्म करना चाहती है। अब स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब रिलेटिव डिफॉर्मेशन, मतलब रिलेटिव चेंज इन शेप, जितना शेप में चेंज आया और अपॉन जितना पहले की डायमेंशंस थी उसको कर दिए तो अपने पास स्ट्रेन आ गया। अब इसका एक कर्व बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व क्या बताएगा, अपन को पता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। मान लो अगर ये किसी रॉड की बात हो रही, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन की बात हुई तो ये आ जाएगा यंग्स मॉड्यूलस। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, अभी अपन यंग मॉड्यूलस की बात कर लेते हैं। तो जो भी इसका स्लोप आएगा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का क्या बताएगा, यंग मॉड्यूलस के बारे में बताएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ इसका बनता है ऐसा, चलो देखो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है किसी भी एक, ये जनरल ग्राफ दिया जिसमें सारे पॉइंट रहते हैं, ठीक। इसको थोड़ा लंबा कर लो, जनरल ग्राफ, इसमें सारे पॉइंट है। अब सबसे पहले क्या होता है बताओ, ये जो यंग मॉड्यूलस होता है ये कहाँ तक वैलिड होता है, कोई भी मॉड्यूलस कहाँ तक वैलिड होता है, उसकी इलास्टिक लिमिट तक। यही बताया था हुक्स लॉ क्या था कि विद इन इलास्टिक लिमिट या अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, तभी अपन ने स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो ये आ गया y, फिर स्ट्रेन को अपन नीचे ले आए, ठीक है। अब अपन को पता है कि ये कब तक वैलिड है, ये तब तक वैलिड है जब तक इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट मतलब जिस लिमिट के बाद बिहेवियर इलास्टिक ना रह जाए। तो अब यहाँ पे देखो इलास्टिक लिमिट इसकी कहाँ तक है, यहाँ पे देखो दो पॉइंट दिख रहे हैं। अब दोनों पॉइंट का मतलब समझाते हैं। एक ये पॉइंट है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक अपन को पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। इस पॉइंट को अपन ने ले लिया ए, ठीक। अब ए से यानी इसको ले लेते हैं 0, 0 से ए तक ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो ए 0 से ए तक रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। फिर ए से बी, यहाँ पे ए से बी, ए से बी में क्या होता है, ए से बी में जो अपना ये इनका स्लोप रहता है वो थोड़ी सा नीचे आ जाता है। स्लोप नीचे आने का मतलब पहले जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन बढ़ रहा था, अब स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ेगा और स्ट्रेन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा, हल्का सा ज़्यादा। ये पॉइंट छोटा सा रहता है, ए से भी छोटा सा। अब बी तक देखो, बी तक भी इलास्टिक लिमिट बरकरार है। बी को अपन कहते हैं यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट अपन कहते हैं बी को। अब बी के बाद क्या होगा, बी से लेके एक ये पॉइंट है डी, ये अच्छे स्लोप बनाए, ठीक। बी से लेके एक ये पॉइंट है डी, बी से लेके डी तक क्या होगा। अब यहाँ पे देखो ये इलास्टिक लिमिट थी। अब इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब कि 0 से लेके बी तक वो बिहेव करेगा इलास्टिक, मतलब यहाँ देखो स्ट्रेस लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ तक अपन ने मान लो स्ट्रेस लगाया 5 का, फिर यहाँ तक हो गया 10 का स्ट्रेस। अब थोड़ा सा और स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और बढ़ेगा। अपन ने यहाँ तक स्ट्रेस बढ़ाया तो इतना सा बस बढ़ा, मतलब अभी सब प्रोपोर्शनल जा रहा है। अब यहाँ पे अपन हल्का सा स्ट्रेस बढ़ाया तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, ठीक। मतलब अब चीज़ें प्रोपोर्शनल नहीं हो रही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्ट्रेस और अपन ने बढ़ाया तो मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। मतलब 0 से लेके 5 तक बढ़ाया, यहाँ तक स्ट्रेन इतनी डिफॉर्मेशन हुई, यानी इतनी डिफॉर्मेशन हुई। फिर 10 कर दिया तो इतनी डिफॉर्मेशन हो गई। फिर अपन ने 15 कर दिया तो यहाँ तक की डिफॉर्मेशन हो गई। अब उसके बाद देखो 15 से थोड़ी सा 17 बस किया तो इतनी ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो गई। समझ में आया क्या कह रहे हैं, मतलब 15 से 17 केवल 2 बढ़ाने में डिफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक हो गई। पहले इतनी डिफॉर्मेशन 5 बढ़ाने में हो रही थी, अब इतनी डिफॉर्मेशन 2 बढ़ाने में हो गई। तो यहाँ पे मतलब ग्राफ स्लोप थोड़ी सा नीचे आए, स्ट्रेस यहाँ लिखना, स्ट्रेन यहाँ लिखना, स्लोप थोड़ी सा नीचे आया किधर पे, यहाँ पे
इस पॉइंट के बाद, ए पॉइंट के बाद आया है। अब बी को अपन क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट। अब बी के बाद देखो बी से डी तक, बी से डी तक क्या होता है, बी में इलास्टिक लिमिट थी। इलास्टिक लिमिट मतलब यहां तक अपन ने फोर्स मान लो कितनी लगाई, ये इसको मान लो, इस पॉइंट को मान लो 15 और इसको मान लो 17, यहां तक अपन ने 17 की फोर्स लगाई। अब अगर 17 की फोर्स अपन छोड़ेंगे, 17 का जो फोर्स नहीं है ना प्रेशर, 17 का स्ट्रेस अपन जब छोड़ेंगे तो वापस कहाँ आ जाएगा, जीरो में, मतलब स्ट्रेन हो जाएगा जीरो। कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक। क्यों, इस लिमिट तक वो इलास्टिक है। अपन ने 17 की फोर्स लगाई, छोड़ा, जीरो हो गए। 15 की फोर्स लगाई, छोड़ा, जीरो। 5 की फोर्स, छोड़ा, जीरो। 17 की फोर्स, छोड़ा, जीरो। लेकिन अगर अपन लगाएंगे 18 की फोर्स और उसके बाद छोड़ेंगे तो जीरो पे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अब इलास्टिक लिमिट खत्म हो गई। इलास्टिक लिमिट खत्म हुई मतलब अब वो इलास्टिक बिहेव नहीं करेगा। अब उसको अगर अपन छोड़ेंगे तो जीरो पे नहीं आएगा। मतलब 17 का स्ट्रेस लगाया, अभी स्ट्रेस कितना है, 17। डिफॉर्मेशन कितनी है, मान लो डिफॉर्मेशन यहां तक की डिफॉर्मेशन है, उसकी डिफॉर्मेशन कितनी मान ली, इसको भी 17 मान लो। स्ट्रेस 17, डिफॉर्मेशन 17। अगर अपन स्ट्रेस लगाएंगे 18, नहीं, अगर अपन 17 का स्ट्रेस छोड़ेंगे तो स्ट्रेस हो गया कितना, जीरो। छोड़ा, स्ट्रेस छोड़ दिया, स्ट्रेस हो गया जीरो। स्ट्रेस छोड़ेंगे तो डिफॉर्मेशन कितनी हो जाएगी, जीरो। वापस अपनी नॉर्मल लेंथ में आ जाएगा। अपन ने लगाया 18 का स्ट्रेस, है ना, एक बार बस पहली बार लगा रहे हैं 18 का स्ट्रेस। अभी तक इस मटेरियल में 18 का स्ट्रेस नहीं लगा, अभी तक 17 का लगा है। अब पहली बार जब अपन 18 का स्ट्रेस लगाएंगे और उसके बाद छोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा खिंच जाएगा और जीरो पे कभी नहीं आएगा। ठीक, ये आ गया मान लो 1 पे। 17 तक स्ट्रेस लगा के छोड़ेंगे तो जीरो पे आ जाएगा। 17 से ज्यादा 18 पे स्ट्रेस, 18 का स्ट्रेस लगा दिया, छोड़ा तो जीरो पे नहीं आएगा, 1 पे। पूरा जीरो पे नहीं आएगा ना? नहीं, 17 तक में पूरा जीरो पे आ जाएगा, फुल्ली इलास्टिक होगा। हाँ, वहां तक फुल, अब एक टाइम तक तो फुल इलास्टिक होगा ना, अल्टीमेटली फुल इलास्टिक नहीं होता। ठीक, तो लगभग पूरा जीरो पे आ जाएगा। लगभग बिल्कुल थोड़ा सा हटेगा उतना अपन को नेग्लेक्ट करना है। लगभग पूरा जीरो पे आ गया। अब 18 लगाए पहली बार तो अब जीरो पे नहीं आएगा, 1 पे। नॉर्मल कैसे एग्जांपल लेंगे, एक अपने पास रबड़ है, रबड़ को अपन ने 5 खींचा, छोड़ा, वापस बन गई। 15 खींचा, छोड़ा, वापस बन गई। 18 खींचा, छोड़ा, 17 खींचा, छोड़ा, वापस बन गई। लेकिन जैसे ही अपन ने 18 खींचा, अब वापस उतनी सी नहीं बनी, थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो ये कब हुआ, 18 में। 18 में क्यों, क्योंकि जो इसकी यील्ड पॉइंट था या फिर इलास्टिक लिमिट थी, ये 17 तक है। बोलो ये वाला समझ में आया। अब इसको अपन क्या कहते हैं, परमानेंट सेट। जो परमानेंटली डिफॉर्म हो गई ना, अब देखो 17 तक में डिफॉर्म नहीं हुई थी, ओरिजिनल शेप रिगेन कर रही थी। 17 के बाद डिफॉर्म हो गई तो अभी परमानेंटली डिफॉर्म हो गई, इसको अपन कहते हैं परमानेंट सेट। ठीक, परमानेंट सेट मतलब परमानेंट डिफॉर्म हो जाना। अब देखो यहाँ पे जादू क्या है, यहाँ तक अपन खींच रहे थे, प्रोपोर्शनल चल रहा था, फिर ए से बी लाने पे अपन को स्ट्रेस कम लगाना पड़ा, स्ट्रेन ज्यादा हो गया। लेकिन जो बी से डी है, अब बिल्कुल अपन थोड़ी सा भी स्ट्रेस लगाएंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा। समझ में आ रहा है। 17 तक ठीक था, स्ट्रेस जितना लगाया उतना स्ट्रेन। अब अपन ने मान लो लगाया 18 तो इतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा। अपन ने लगाया 20 तो कहो दीवार तक चला गया। समझ में आया, थोड़ी थोड़ी से स्ट्रेस बढ़ाने में बहुत ज्यादा स्ट्रेन बढ़ रहा है। रबर बैंड में होता है, हाँ, सब में होता है, सब में ये चीज होता है। अपन देखो रबर बैंड का थोड़ा अलग चलता है, रबर बैंड का ऐसा नहीं होता, ये मान लो गोल्ड में होता है। ठीक, गोल्ड का समझ लो, रबर बैंड में ऐसा नहीं होता। रबर बैंड में कैसा होता है बताएंगे। तो यहाँ पे देखो गोल्ड को अपन ने 15 तक खींचा, ऐसा चल रहा है। फिर 15 से 17 तो थोड़ी ज्यादा खींचने लगा, 17 से ज्यादा फोर्स लगा तो बहुत ज्यादा खींचने लगा। ठीक, ये कब तक होगा, डी तक। डी क्या होता है, डी होता है इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक, मान लो ये डी कहाँ पे आया अपना, मान लो ये डी आया अपना 25 पे। ठीक, 25 पे आ गई इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब 17 तक में क्या हो रहा था पता है, फिर 17 से 25 में बहुत ज्यादा खींचने लगा, थोड़ी थोड़ी सी फोर्स बढ़ाने पे फिर डी पे आ गई अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से नई कहानी शुरू। अभी तक अपन को ज्यादा खींचने के लिए फोर्स बढ़ानी पड़ रही थी, 17 से बढ़ाई ना 18, तब ज्यादा खींचा। 18 से 25 करी तो और ज्यादा खींचा। अब अपन को बढ़ानी भी नहीं पड़ेगी। मान लो अपन ऐसे फोर्स लगा रहा, 25 लग गई। अब सोचो इसके बाद अपन थक गए, कम फोर्स भी लगाने लगे तो भी खींचेगा। यहाँ पे 25 में आ गया, 25 तक ज्यादा खींच रहा था, चलो ठीक है। अब अपन 25 नहीं लगा रहे, 20 भी लगा रहे हैं तो भी खींच रहा है। समझ में आया, मतलब अब इतना हल्का हो गया है कि अब तुमको 25 लगाने की जरूरत ही नहीं, अब 20 लगाओगे तो भी खींचेगा। इसको देखो, ये एक एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल जैसे याद रख लो तुम। मान लो तुम्हारे पास
कोई च्युइंगम है, च्युइंगम है, दो च्युइंगम को खींचेंगे, पहले जब बिल्कुल छोटी सी रहेगी, हार्ड रहेगी, उसके बाद अपन खींचेंगे तो अपन को ज़्यादा खींचने के लिए थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, फिर एक टाइम आएगा 20 से पतली हो जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में तुम खींचने में जितनी ताकत लगा रहे थे, मान लो 25, पतली जब हो गई तो तुमको तो 25 नहीं लगानी पड़ेगी, फिर तो 15 लगाओगे तो भी खिंच जाएगी। तो यहाँ पे वही हो रहा है। अब ये इतना खराब हो गया है कि अब अपन 25 फोर्स न लगा के कम फोर्स लगा रहे हैं तो भी खींचता चला जा रहा है। डी तक यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तक अपन को एक्स्ट्रा खींचने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ रही थी। डी के बाद अपन उससे कम फोर्स भी लगाएंगे तो भी खींचता चला जाएगा। ये समझ में आया। फिर ये आता है ई पॉइंट, ये होता है वाली चीज को अपन 15 पे फोर्स लगाएं ज्यादा देर तक तो वो खिंच जाएगी। क्या क्या क्या, जैसे किसी चीज को 25 का फोर्स देना है हाँ, और उसको अपन 15 का फोर्स दे रहे हैं बहुत देर तक, नहीं खींचेगी, नहीं वो 15 का फोर्स तो 15 का कहलाया। ठीक, अब ई क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट मतलब यहाँ आके टूट जाएगा, कितना खींचोगे एक टाइम पे आके टूट जाएगा। मतलब फ्रैक्चर पॉइंट देखो, फ्रैक्चर पॉइंट स्ट्रेन से है, स्ट्रेन से देखना, ये सारी चीजें स्ट्रेन से देखनी है, स्ट्रेस से नहीं देखनी, स्ट्रेस चेंज होता रहता है। फ्रैक्चर पॉइंट मतलब इतना स्ट्रेन हो गया फिर टूट जाएगा, या फिर इतना स्ट्रेन कितने स्ट्रेस में होगा वो तो अपन को मालूम है, तो उतने स्ट्रेस के कारण इतना स्ट्रेन हुआ इसलिए टूटा। ठीक है, अब टूटने के बाद क्या हो, टूटने के बाद खत्म, चीज टूट गई, जो तुम लोग कहते हैं ना कि टूट गई, उसके बाद क्या, टूट गई मतलब ग्राफ खत्म, अपना कहानी खत्म। अब जो डी क्या होता है, डी होता है अपना अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ई क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट। अब डी और ई जितनी दूर रहेंगे चीज उतनी डक्टाइल या उतनी ब्रिटल होगी। ब्रिटल मतलब जो चीज जल्दी टूट जाए, डक्टाइल मतलब जो चीज लंबी खिंच जाए। अपन सोने को डक्टाइल कहते हैं, क्यों, क्योंकि सोने के वायर्स बना सकते हैं, है ना, सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड के अपन वायर बना सकते हैं, इसलिए गोल्ड को कहते हैं डक्टाइल। जिस चीज को ज्यादा खींच सके वो चीज डक्टाइल कहलाती है। अब जिसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तो आ जाएगी। अब जिसका फ्रैक्चर पॉइंट दूर है मतलब वो बहुत देर तक नहीं टूट रहा ना, तो जो बहुत देर तक नहीं टूटेगा उसी के तो वायर बनाएंगे, जो जल्दी टूट जाएगा उसके वायर तो बनेंगे नहीं। कार्बन का अब बोलेंगे डायरेक्ट, अपन को पता है डक्टाइल कौन ज्यादा, गोल्ड, कम डक्टाइल कौन, मान लो ग्रेफाइट। अपन बोलेंगे कि डी और ई पॉइंट पास पास किसका है, गोल्ड का कि ग्रेफाइट का, तो क्या आंसर दोगे, गोल्ड का। डी और ई दूर दूर है क्योंकि फ्रैक्चर पॉइंट दूर है, गोल्ड टूट नहीं रहा मतलब फ्रैक्चर पॉइंट गोल्ड का यहाँ कहीं है, टूट ही नहीं रहा। और ग्रेफाइट खींचेगा ही नहीं, जल्दी टूट जाएगा, मतलब ग्रेफाइट का फ्रैक्चर पॉइंट यहाँ पे आ गया है। ठीक, हाँ, तो पास पास किसका, ग्रेफाइट का, दूर किसका, गोल्ड का। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट की डिस्टेंस क्या बताती है कि चीज डक्टाइल है कि नहीं। प्लास्टिक का दूर रहता है कि पास रहता है इलास्टिक से? प्लास्टिक और इलास्टिक, देखो प्लास्टिक इलास्टिक सबसे पहले तो डिफॉर्मेशन से अपन समझते हैं। अब नॉर्मल अपन देखेंगे कि टूट कौन जल्दी रहा है, तो सबसे अच्छा पहले एक बार रबड़ का देखो, उसके बाद तुमको कुछ समझ में आएगा। रबड़ बैंड का एग्जांपल देखो, जब हमने स्प्रिंग फोर्स भी कराई थी, स्प्रिंग फोर्स में हमने क्या बोला था, फोर्स कैसी होगी, वेरिएबल। फोर्स वेरिएबल क्यों होगी, शुरू में खींचेंगे तो ताकत लगेगी, और खींच रहे हैं तो ज्यादा ही ताकत लगेगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक कहो अपन 20 में ले आए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए 100 लग जाए। रबर बैंड में भी ऐसा, शुरू में खींचे मान लो 20 में ले आए, और ज्यादा खींचने के लिए 100 लगानी पड़ जाए, एक टाइम बाद टूट जाएगा। वो तो फ्रैक्चर पॉइंट है, वो अपन को पता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। हाँ, लेकिन देखो ये स्लोप को फॉलो तो नहीं कर रहा रबर बैंड, क्यों, क्योंकि देखो ऐसे स्लोप में पहले ज्यादा स्ट्रेस में कम स्ट्रेन हो रहा है, रबर बैंड में पहले कम स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेन होता है। ठीक, तो इससे तो उल्टा चल रहा है। फिर उसके बाद एक टाइम के बाद इसमें अपन कम स्ट्रेस लगा रहे हैं तो ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है, लेकिन रबर बैंड में एक टाइम के बाद अगर ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे तो कम स्ट्रेन होगा। तो रबर बैंड का ग्राफ कैसा बनता है, रबर बैंड का ग्राफ अपना बनता है ऐसा, स्ट्रेस स्ट्रेन, और रबर बैंड का ग्राफ बनता है ऐसा। ठीक, ये रबर बैंड का ग्राफ है। रबर बैंड का ग्राफ कैसे, यहाँ पे देखो, शुरू में अपन ने टूटने वाला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब रबर बैंड में क्या, ये है स्ट्रेन, ये है स्ट्रेस। अपन ने क्या किया, पहले थोड़ी सा स्ट्रेस लगाया, इतना सा स्ट्रेस लगाया तो ये यहां तक बढ़ गया, फिर अपन ने थोड़ा सा स्ट्रेस यहां तक बढ़ाया तो यहां तक आ गया। लेकिन अब देखो, अब अपन को यहां से यहां तक यानी इतना सा स्ट्रेन बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ गया। समझ में आया। तो रबर बैंड वाला ग्राफ ऐसा बनेगा, और नॉर्मल अगर इलास्टिक चीज है नॉर्मल ग्राफ ऐसा बनेगा। रबर बैंड का ग्राफ अलग से पूछेंगे, अगर बनाने को बोलेंगे तो ऐसा, नॉर्मल ग्राफ ऐसा, स्प्रिंग का भी ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई।
एक मिनट रुको, अब एनसीईआरटी में दिखा देते हैं सारी चीज़ तुमको। हाँ ठीक है, तो छोड़ दे रहा, इतने बस तो कराना था, न्यूमेरिकल तो आए नहीं। वही है इंडेक्स वाले, इंडेक्स वाले देख लेना, वो तो गूगल से देख लेना, तो नॉर्मल ही न्यूमेरिकल बिल्कुल कठिन नहीं है। एक मिनट रुको, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ग्राफ बना है, ये इस ग्राफ के नीचे का पैराग्राफ देख लेना बस एनसीईआरटी में। हाँ दिखा दो, एनसीईआरटी दिखा दो। देखो ऐसे ही एनसीईआरटी में नॉर्मली समझ लो कि ये देखो, ये तो हमारा ग्राफ बना है, यहीं पे सारे लिखे देखो, यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? यील्ड स्ट्रेंथ मतलब यील्ड पॉइंट तक लाने तक जो स्ट्रेस लगेगा उसको अपन यील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। देखो जब इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट आ जाता है तो उतने टाइम जो स्ट्रेस लग रहा होता है, मान लो यहाँ पे ये जो लगा है सिग्मा वाई, यहाँ पे देखो जो सिग्मा वाई लगा है ये क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ, यानी उतने टाइम जो स्ट्रेस लगेगा। उसके नीचे परमानेंट सेट बता दिया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। परमानेंट सेट मतलब बी के बाद जब आगे जाएगा तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। सी क्या है? सी केवल एक पॉइंट है कि यानी बी से डी के बीच में सी कोई भी एक पॉइंट है कि वहाँ से अगर छोड़ोगे तो टोटली जीरो पे नहीं आएगा, है ना, यानी कुछ ना कोई डिफॉर्म हो जाएगा। और फिर ये वही ब्रिटल डक्टाइल, पेज नंबर 238। ठीक है, अब क्या पढ़ लिया अपन ने? चलो तो इसमें अपन ने क्या क्या देख लिया इस चैप्टर में? सबसे पहले अपन ने देखा स्ट्रेस क्या होता है, फिर देखे 3 तरीके के स्ट्रेस, फिर देखे स्ट्रेन क्या होता है, 3 तरीके के स्ट्रेन, फिर मॉड्यूलस क्या होता है, 3 तरीके के स्ट्रेन, मॉड्यूलस 3 तरीके के मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कब तक लगता है? मॉड्यूलस लगता है केवल इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट बी तक लगता है, ठीक। उसके बाद मॉड्यूलस नहीं लगेगा। फिर उसके बाद क्या देखा अपन ने? न्यूमेरिकल देखे नहीं, सीधे ये वाला कर्व देख लिया। एक चीज़ बस लिखना है, जो अपना बल्क मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस का वॉल्यूम नेगेटिव आता था हमेशा। बल्क मॉड्यूलस में जो अपना चेंज इन वॉल्यूम आता था हमेशा नेगेटिव रहता था रिलेटिव, तो बल्क मॉड्यूलस के लिए अपन वहाँ पे माइनस लगा देते थे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने, कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉड्यूलस का जस्ट उल्टा होता है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक। बल्क मॉड्यूलस का उल्टा अगर कर देंगे, जस्ट 1 बल्क मॉड्यूलस कर देंगे तो अपनी कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगी, इतना बस याद रखना। अगर देखो बल्क मॉड्यूलस क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या आ जाएगी? स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। अगर बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ज़्यादा, स्ट्रेन कम। स्ट्रेस ज़्यादा और स्ट्रेन कम का क्या मतलब है? कि ज़्यादा स्ट्रेस लगाने पे कम स्ट्रेन हो रहा है। तो बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा, इसका ये मतलब है कि ज़्यादा स्ट्रेस लगाने पे कम स्ट्रेन हो रहा है। मतलब जो भी अपना मटेरियल है वो रेजिस्टेंट टू चेंज है, मतलब वो अपने में चेंज नहीं लाना चाहता, इसलिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पे बहुत थोड़ी सा डिफॉर्मेशन हो रहा है। अगर बल्क मॉड्यूलस कम मतलब स्ट्रेस कम और स्ट्रेन ज़्यादा, मतलब वो रेजिस्टेंट टू चेंज नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेस लगाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है। अब इसी का उल्टा, बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा मतलब कंप्रेसिबिलिटी कम, बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा मतलब कंप्रेसिबिलिटी कम। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? कंप्रेस होने की क्षमता। अगर किसी चीज़ में कंप्रेसिबिलिटी कम है मतलब वो चीज़ कंप्रेस नहीं होना चाहती। अगर कंप्रेसिबिलिटी कम है तो बताओ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थोड़ा सा स्ट्रेन होगा, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी कम है। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थोड़ा सा स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस ज़्यादा है, बहुत स्ट्रेन कम है मतलब बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा है। तो कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस उल्टे चलते हैं। जैसे अपना फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है, वैसे बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 कंप्रेसिबिलिटी होता है। ये चीज़ भी याद रखना, ठीक। और बाकी न्यूमेरिकल वगैरह, इंटेक्स्ट वगैरह वहाँ अगर अभी पढ़ना हो तो अभी पढ़ा देंगे, नहीं तो फिर वहाँ से देख लेना, क्या कहते हैं, कहीं भी गूगल वगैरह से देख लेना। कल थर्मोडायनेमिक्स चालू कराएंगे।